हेलो फ्रेंड्स, मैं भय राजावत। हम मध्य प्रदेश की प्री के लिए यूनिट 10 को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 से 3 वीडियो और आए हैं जिसमें हमने विभिन्न विभिन्न आयोगों को कवर किया है। इस बार जो हमारा वीडियो है ये नीति आयोग के ऊपर है। इस वीडियो में हम नीति आयोग को कवर करेंगे। जैसा कि जो नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो आपका संगठन है इसको योजना आयोग को ख़त्म करके बनाया गया था। योजना आयोग वाला जो आपका प्रोसेस था ये सोवियत संघ से लिया गया था। कहने का मतलब ये है, जो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाती थी और जो पंचवर्षीय योजना की जो मॉडल लिया गया था वो लिया गया था आपका रशिया से। रशिया उस टाइम यूएसएसआर था। ये काफ़ी पुरानी व्यवस्था हो चुकी थी जिसको चेंज करके वर्तमान में जो चुनौतियाँ थीं उनको काउंटर करने के लिए नीति आयोग को बनाया गया था। तो इसमें हम जो पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है उसे देखेंगे या फिर बैकग्राउंड को देखेंगे। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हम देखेंगे जो तत्कालीन सोवियत संघ था, मतलब यूएसएसआर, वर्तमान में रशिया, उसमें जो समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया गया था। ठीक, इसके बाद जो किया गया जिसमें योजनाओं को बनाकर काम किया जाता था। ठीक, इसमें पंचवर्षीय योजना और एक वर्षीय योजनाओं को चलाया जाता था। इसी मॉडल को भारत ने अपनाया। भारत ने योजना आयोग की स्थापना की। उसके द्वारा जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी भारत में, उनके द्वारा जो योजनाएं थी गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें फंडिंग दिया जाता था और उसी को आगे बढ़ाया जाता था। वही मॉडल जो था पंचवर्षीय योजना कहलाता था, जो योजना के आयोग के द्वारा बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन होता है तो जो वर्तमान गवर्नमेंट है वही 2014 में थी, जो 2019 में री इलेक्ट हुई थी। तो इसमें आप देखेंगे जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से और विकास का मॉडल एक नया देने के लिए ये 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन करती है। लेकिन जो इसकी घोषणा की गई थी ये की गई थी 15 अगस्त 2014 को, और इसकी के कुछ महीने बाद 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई। सॉरी, अभी जो इसकी स्थापना की गई थी इसके में कहा जाता है कि इसमें सहकारी संघवाद की भावनाओं को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया था। अब इसमें जो हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि योजना आयोग को बंद करना पड़ा। अब प्रशासनिक हो गया था योजना आयोग, मतलब वो अपने कार्य के लिए जो बनाया गया था उस कार्यों पर ना करते हुए और थोड़ी कमियां उसमें उजागर हो गई थी। आप देखेंगे योजना आयोग का जो मॉडल था ये था आपका 65 वर्ष पुराना, जब देश आज़ाद हुआ तभी का। ठीक है ना। इसमें क्या कर्मकांड असंरचना में जो प्रासंगिक था, लेकिन कुछ बीते वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। शुरुआत में ये काफ़ी प्रभावी था, लेकिन जो वर्तमान में इसकी जो 65 साल पुरानी व्यवस्था थी उसे अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये अब काम करने में तो सक्षम नहीं था जितना शुरुआत में था। अब आप देखेंगे भारत जो राज्य है वो विविधताओं वाला राज्य है। यहाँ पर आप देखेंगे सारे स्टेट ना ही तो विकासशील है ना ही विकसित हैं। कई स्टेट ऐसे आप देखेंगे जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट हैं जो काफ़ी तरक्की कर चुकी है, इंडस्ट्रीज़ के मामले में काफ़ी उन्नत हैं। उसी तरह जब आप देखेंगे तो झारखंड हुआ, आपका छत्तीसगढ़ हुआ, ये नेचुरल रिसोर्सेज से परिपूर्ण राज्य हैं। और मध्य प्रदेश, पंजाब, इन्हें आप देखेंगे तो ये कृषि प्रधान राज्य हैं। तो आप सभी तरह के राज्यों को विभिन्न विभिन्न जो राज्य हैं उन्हें अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी कमजोरियाँ हैं। तो इसके लिए देखिए अपनी अपनी ताकत और अपनी अपनी कमजोरियों से ये परिपूर्ण है। इसलिए आप सभी राज्यों के लिए एक ही नीति बना के नहीं चल सकते। आपको सभी राज्यों के लिए जो विकसित हैं उनके लिए अलग नीति बनानी पड़ेगी, जहाँ इंडस्ट्रीज है, जहाँ खनिज है उनके लिए अलग, और जहाँ कृषि प्रधान व्यवस्था है उनके लिए अलग नीति बनानी पड़ेगी। इसी चीज़ को व्यवहारिक बनाने के लिए अब जो योजना आयोग था उसे बंद करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब जो नीति आयोग की जो प्रशासनिक संरचना है इसको हम देखेंगे। जो नीति आयोग का जो प्रधान है ये प्रधानमंत्री ही होता है, जो हेड होता है इसका वो प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि योजना आयोग में भी आप देखेंगे तो इसका जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री ही होता था। उसी प्रकार जब आप देखेंगे जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद, इसमें क्षेत्रीय परिषदों का भी प्रावधान है। क्षेत्रीय परिषद में कौन होते हैं? विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है ना, समझ आएंगे आप। तदर्थ सदस्यता, इसमें आप देखेंगे अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य, जो तदर्थ सदस्य होंगे उनमें 2 पदेन सदस्य उन्हें लिया जाएगा। वो कौन है? जो अग्रणी अनुसंधान संस्थान है अपने आप पे उनमें से। पदेन सदस्यता, इसमें आप देखेंगे पदेन सदस्य में से जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें से 4 सदस्यों को लिया जाता है। अब ये वर्तमान में जो 4 सदस्य हैं वो कौन है? ये है एक आप तो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी,
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये 4 अभी इसमें मेंबर हैं जो पदेन सदस्य हैं। इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक सीईओ होता है। भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे इसका कार्यकाल जो होता है ये निश्चित कार्यकाल होता है। उसके बाद विशेष आमंत्रित। अब विशेष आमंत्रित कौन होंगे? जिसे प्रधानमंत्री विशेषज्ञ मानकर नामित करे, वो इसमें विशेष आमंत्रित माना जाएगा। अब नीति आयोग के उद्देश्य। अब इसमें देखेंगे नीति आयोग के उद्देश्य या फिर कार्य क्या है, इन दोनों की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो नीति आयोग का काम है वो है यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब जब देखेंगे जो स्टेट जब फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो आपका देश भी ऑटोमेटिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जब आपके स्टेट कमज़ोर होंगे तो आप उसे मजबूत नहीं कर सकते, केंद्र को भी। इसलिए इसमें कहा गया कि मजबूत राज्य मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसके राज्यों का मजबूत होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघीय सहभागिता की भावनाओं को बढ़ाते हुए राज्यों को निरंतर संचारित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना, पहला ये काम है। उसका जो दूसरा काम है वो ये है ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों पर इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। समाज में उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति के पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हैं, सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना। उसके बाद प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों को सहयोग से नवाचार और ज्ञान उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना। उसके बाद विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। और जो शोध है, राज्यों को कला संसाधन के रूप में स्थापित करने, शासन एवं शोध एवं केंद्र बनाने तथा एवं सतत एवं न्यायसंगत विकास में सर्वोत्तम तरीका अपनाने और विभिन्न हितधारकों तक पहुंचाने हेतु, ठीक ना। परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना। अब आप देखेंगे अपने यहाँ पर क्या होता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, जो अधिकारी होते हैं वो अपना बेस्ट देना बंद कर देती हैं। तो इसलिए जो परंपरागत नौकरशाही है उसको बंद करके उनका जो प्रदर्शन है उसे मजबूत करना और उनका जो प्रदर्शन उभर के आए, इसलिए विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना। उसके बाद देखेंगे नीति आयोग ने देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली के प्रतिनिधि की क्षमता है। ये सारे कार्य नीति आयोग के हैं। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे नीति आयोग और योजना आयोग क्या भिन्नताएं हैं या फिर क्या समानता है। जैसे कि आप देखेंगे जो योजना आयोग था, तो योजना आयोग इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया, जबकि इसे संवैधानिक दर्जा नहीं था, लेकिन तब भी इसने संवैधानिक रूप में कार्य किया। अब इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे जो नीति आयोग है यह एक सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। केवल एक ये रिपोर्ट देता है, सलाह देता है, ना कि इसकी चीज़ें कंपलसरी होती है। उसके बाद यह सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। जो सीमित विशेषज्ञता उस पर निर्भर था, इसमें क्या है, यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। इसमें कुछ लोगों का बाहर से भी जो एक्सपर्ट हैं फील्ड के, उन्हें लेके आ सकते हैं, तो ये जो विशेषज्ञता है वो बढ़ जाती है यहाँ पर। इसी के बाद इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम थी। जो इसकी वार्षिक बैठकें होती थी उसमें राज्यों को बहुत ही कम भागीदारी दी जाती थी। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। नीति आयोग इस मामले में योजना आयोग से काफ़ी आगे है, क्योंकि ये राज्यों की समान भागीदारी को लेकर साथ में चलता है। इसके बाद आप देखेंगे सचिवों को समान प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है और यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है। अब सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो अपना योजना आयोग था वो ऊपर से विकास की बात करता था, मतलब कि जो केंद्र में है, केंद्र से लेके गांव की तरफ विकास करता था। तो ऊपर से जो मॉडल है वो ऊपर से आता जाएगा। और ये बिल्कुल, और जो नीति आयोग है ये बिल्कुल अगेंस्ट काम करेगा। ये कह रहे हैं ये बॉटम टू टॉप, मतलब गाँव से विकास किया जाए और केंद्र तक ले जाया जाए उसे। तो ये मॉडल जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं ये वाला मॉडल जो है नीति आयोग का, ये काफ़ी प्रभावी होगा, क्योंकि जब आप केंद्र से पैसा गांव तक भेजते हैं तो आते आते खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप गांव से विकास शुरू करेंगे, केंद्र तक पहुंचाएंगे, तो उसमें जिम्मेदारियां बढ़ती रहती हैं। इसके बाद यह राज्यों के लिए नीति बनाता था और स्वीकृति परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। ये योजना भी बनाता था आपका योजना आयोग, और जो परियोजनाएं थे उनके लिए धन आवंटित करता था। लेकिन यहाँ पर जो
नीतियों को लागू करने का जो काम है वो वो नीति आयोग को नहीं दिया गया है, वो सरकार के पास रहेगा और सरकार की जो एजेंसीज है उनके पास रहेगा। ये केवल नीतियाँ बनाएगा, लागू नहीं करेगा। इसके बाद जो योजना आयोग था, इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति प्राप्त थी। ये एक फाइनेंशियली भी काम करता था, लेकिन नीति आयोग है वो ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। ये काम जो दिया गया है वो वित्त मंत्रालय को दिया गया है, ये वित्त मंत्री काम करेगा। तो ये थी तुलना योजना आयोग और नीति आयोग की। अब इसमें जो एक लाइन है ये है कि योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो इसमें एक्सपर्ट है उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए वो ये दिए कि देखिए, जो योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए और यह योजना तथा गैर योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिए। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे का घाटा दूर हो सकता है। ये कुछ ऐसी रिकमेंडेशन है जो दी गई हैं, जैसे गवर्नमेंट माने या ना माने, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि गवर्नमेंट मानना ही मानना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे और जो वर्तमान में हैं ये हैं आपके राजीव कुमार, और इसके जो अभी वर्तमान के उपाध्यक्ष हैं वो हैं अमिताभ कांत जी। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के लिए साथ, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।